मधु की जिंदगी इसी रूटीन पर चल रही थी। रोज सुबह उठकर पिंकी को कुसुम के पास छोड़ना और फिर अपने काम पर जाना। अब तो धीरे धीरे पिंकी भी बड़ी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस और दीपा मैडम को भी मधु की आदत हो गई थी। मधु अगर एक दिन नहीं जाती तो प्रिंस दीपा मैडम को पूछ पूछ कर परेशान कर देता। मधु की जिंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं बदला, बस ये था कि वो अपनी बेटी पिंकी की छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी कर लेती और इसी के लिए वो इतना सब कुछ सह रही थी। एक रोज काम पर जाते हुए उसे नीलू ताई मिल गई। नीलू ताई बोली, अरे मधु, आजकल तो तेरा पता ही नहीं चलता, कैसी है तू? मधु बोली, नीलू ताई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? नीलू ताई बोली, मैं भी ठीक हूँ और तेरी मालकिन तो तेरी बहुत तारीफ करती है, मेरी सेठानी से। मधु बोली, ये सब तो आपकी मेहरबानी है, अगर आप मुझे वहाँ पर काम नहीं दिलाती तो ये कैसे संभव हो पाता? नीलू ताई बोली, अरे नहीं नहीं मधु, तूने अपनी मेहनत और लगन से वो जगह बनाई है और तेरी मालकिन भी तो बहुत अच्छी है। क्यों? मधु बोली, हाँ वो सो तो है, बहुत अच्छी है और मेरा काफ़ी ध्यान रखती है। पैसे का तो जरा भी घमंड नहीं है उन्हें, बहुत सरल है। नीलू ताई बोली, और तेरी बेटी कैसी है? अभी कुसुम के पास ही रहती है क्या? मधु बोली, जी ताई, वो भी ठीक है, अब बड़ी हो रही है तो शरारतें भी खूब करती है। कुसुम उसका काफ़ी ख्याल रखती है। अब उसका जन्मदिन आ रहा है, आप तो ज़रूर आइएगा, पहले से बोल रही हूँ। नीलू ताई बोली, अच्छा अच्छा, ज़रूर आऊँगी। और कब तक कुसुम देखेगी पिंकी को? तूने अपनी मालकिन से बात नहीं की? आखिर कभी तो पिंकी को साथ लेकर जाना पड़ेगा। मधु बोली, हाँ ताई, वो तो है, पर थोड़ा डर लगता है कि कहीं मेम साहब गुस्सा हो गई तो फिर क्या होगा? नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। नीलू ताई बोली, अरे मधु, ऐसा नहीं सोचते, तुम्हारी अब उन लोगों को आदत हो गई है और वो लोग तुम्हारी बात मानेंगे, समझी? मधु बोली, ठीक है ताई, अब जैसा होगा वैसा देखकर बात करूंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे पिंकी की फिक्र नहीं, आखिर उसकी माँ हूँ मैं, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, क्या करूँ? नीलू ताई बोली, अरे मधु, मैं समझ सकती हूँ, हम जैसे छोटे लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। चल, सब अच्छा होगा, अब मैं चलती हूँ। मधु बोली, ठीक है ताई, मैं भी चलती हूँ। मधु ने रोज की तरह अपना काम किया और फिर वापस आ गई और कुसुम के घर पहुंची तो देखा कि कुसुम अपने दरवाजे पर ही खड़ी थी। कुसुम बोली, अरे मधु, तुम आ गई, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी, आजा अंदर चल। मधु बोली, क्या हुआ, पिंकी कहाँ है? कुसुम बोली, पिंकी सो गई है। वो मधु, मुझे कुछ दिनों के लिए जरा अपने मायके जाना है, पिताजी बीमार हैं, घर से फ़ोन आया था, इसलिए मुझे जाना होगा, बस ज़्यादा नहीं, एक हफ्ता तक, तब तक पिंकी को अपने साथ ले जाना। मधु बोली, ठीक है कुसुम, अब ऐसी बात है तो तुम्हें फ़ौरन जाना चाहिए, तुमने मेरी बहुत मदद की, वरना कोई दूसरे के बच्चे का इतना ख्याल नहीं रखता है। कुसुम बोली, अब ऐसे बोल के तू मुझे पराया मत कर। अच्छा सुन, मैं परसों जाऊंगी, इसलिए कल तो मैं पिंकी को रख लूंगी। तेरी मालकिन गुस्सा तो नहीं होगी ना पिंकी को साथ ले जाने पर? मधु बोली, पता नहीं, कभी इस पर बात नहीं की, पर अब तो करना ही पड़ेगा, भले नौकरी चली जाए, कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। कुसुम बोली, ऐसा मत सोच तू, अपनी बात रख देना, अभी से कुछ गलत सोच मत, सब ठीक हो जाएगा। मधु बोली, ठीक है, अच्छा अब मैं चलती हूँ, रात ज़्यादा हो गई है। मधु ने पिंकी को
गोद में उठाकर अपने घर की तरफ जाती हुई यही सोचती रही कि उसकी मेम साहब पिंकी को साथ ले जाने की इजाज़त दे दे। घर पहुंची, देखा कि भाऊ लेटा हुआ था। आजकल वो मुझे देखते ही बड़ा शरीफ बनने की कोशिश करता, क्योंकि उसकी तलब जो बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाती थी। उसने मुझे देखते ही कहने लगा, अरे मधु रानी, आ गई तू? अरे मेरी पिंकी सो गई क्या? ला मुझे दे दे। मैं तो जैसे भरी पड़ी थी, सो मैंने भी खूब सुनाया। मधु बोली, क्यों दे दूं तुझे? मैं अपनी बेटी को। कभी सोचा भी है कि अगर तू लायक होता तो मुझे अपनी फूल सी बच्ची को किसी दूसरे के सहारे पलने के लिए नहीं छोड़ना पड़ता। आज तेरी वजह से मुझे मेरी बच्ची, मेरी पिंकी से दूर रहना पड़ता है। जिस उम्र में उसे माँ चाहिए, वो पड़ोसियों के घर पल रही है। भाऊ, इतना सुनते ही उसके अंदर का मर्द जाग गया। कैसी बात कर रही है तू मधु? मैं तेरा मर्द हूँ, तू मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकती है। अरे कमाती है तो अपने पति से जबान लड़ाएगी? कोई एहसान कर रही है? मैं देखना चाहता हूँ कि तू मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। मधु बोली, मर्द है तू? लालत है तेरी ऐसी मर्दानगी पर जो अपनी बीवी की कमाई पर पीकर पड़ा रहता है। थू है तेरे जैसे पति पर, थू। भाऊ बोला, तो तू क्या चाहती है कि मैं मर जाऊं? तेरी वजह से ही मैं पीता हूँ। मधु बोली, अच्छा, मेरी वजह से पीता है? अपनी गलतियों का ठिकरा मेरे सिर पर फोड़ना चाहता है? भाऊ बोला, हाँ, तेरी किस्मत ही खराब थी जो मेरा काम छूट गया और मैं बेरोजगार होकर घर पर बैठ गया। बता, मैं पहले क्या कमाता नहीं था? मधु बोली, एक काम छूट गया तो क्या दूसरा काम नहीं मिलता? खुद कोशिश नहीं करता और दोष मेरे सर पर मढ़ रहा है। पीने के लिए तुझे मैं रोज पैसे दूं, और अगर मेरी नौकरी छूट गई तो फिर क्या होगा, सोचा है? भाऊ बोला, हट यहाँ से, जा रहा हूँ मैं, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। भाऊ के जाने के बाद बहुत देर तक मधु जागती रही और यही सोचती रही कि मेम साहब से कैसे कहे कि वो अपनी बेटी को लेकर जाना चाहती है। और यही सब सोचते सोचते उसकी आँख लग गई। सुबह उठी तो काफ़ी देर हो चुकी थी। उसने जल्दी से सब काम निपटाए और फिर काम पर पहुंची। डोर बेल बजाई तो आज साहब ने दरवाज़ा खोला। मधु बोली, नमस्ते साहब जी। मोहन, नमस्ते। आज बड़ी देर कर दी तुमने आने में मधु। तुम्हारी मेम साहब बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मधु बोली, हाँ साहब, वो थोड़ा लेट हो गया, मैं अभी जाती हूँ। मैंने देखा कि दीपा मैडम प्रिंस बाबा को नाश्ता करा रही थी। मैंने सोचा कि आज तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। वो डरते हुए अंदर गई और धीरे से बोली, नमस्ते मेम साहब। वो आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो थोड़ा लेट हो गया। दीपा बोली, कोई बात नहीं मधु, कभी कभी हो जाता है, और आज तो मुझे भी कोई काम नहीं था तो सोचा कि आज अपने प्रिंस को खुद ही खिला दूं। वैसे भी हम कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को कहाँ टाइम दे पाती हैं। अब तुम ही देख लो, अपनी बेटी को छोड़कर ही आती हो। मधु दीपा मैडम की इस बात को सुनकर सोचने लगी, क्यों ना इसी समय वो अपनी बात कह दे। दीपा, क्या हुआ मधु? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम छुट्टी ले लो, घर जाकर आराम करो। मधु बोली, नहीं नहीं मेम साहब, मैं ठीक हूँ। आप कुछ लेंगी मेम साहब? दीपा बोली, चलो एक अच्छी सी चाय बनाकर पिला दो और साहब से पूछ लेना कि वो क्या खाएंगे, वो बना देना। मधु बोली, जी मेम साहब, अभी आई।
मधु मोहन के कमरे में गई। साहब, आप नाश्ते में क्या लेंगे? मोहन, नहीं, मुझे फौरन जाना है, मैं नाश्ता बाहर ही करूँगा। मधु बोली, ठीक है साहब। मधु किचन में चाय बनाते हुए यही सोच रही थी कि कैसे भी करके आज तो बात करनी ही पड़ेगी। वो चाय को लेकर दीपा के कमरे में गई तो दीपा आराम से चेयर पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। मधु बोली, मेम साहब, आपकी चाय। दीपा ने चाय का कप पकड़ते हुए पूछा, क्या बात है मधु, मुझे तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। मधु को दीपा की बातों से थोड़ा हौसला आया तो उसने कहा, वो मेम साहब। इतना कहकर मधु अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी। दीपा, हाँ कहो मधु, तुम्हें अगर कोई ज़रूरत है तो मुझे बताओ। मधु बोली, मेम साहब, मैं जब काम पर आती हूँ तो मेरी बेटी पिंकी को मैं अपनी सहेली के पास छोड़कर आती हूँ, लेकिन अब वो कहीं जा रही है तो। दीपा, तो क्या? मधु, तो मेम साहब अब उसे कोई देखने वाला नहीं। अगर आप कहें तो मैं उसे अपने साथ लेकर आ सकती हूँ। मेम साहब, वो मेरे काम में कोई अड़चन नहीं आएगी, मैं मैनेज कर लूँगी। दीपा कुछ सोचते हुए, तुम्हारा पति क्या करता है? मधु बोली, मेम साहब, वो तो एक नंबर का दारूबाज है, उसे खुद का होश नहीं रहता, वो मेरी पिंकी को क्या देखेगा। दीपा, कोई बात नहीं, तुम लेकर आना, बस ख्याल रखना कि प्रिंस को कोई परेशानी ना हो। मधु खुश होते हुए, आपका एहसान है मेम साहब, और उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू निकल पड़े। दीपा, अरे नहीं मधु, इसमें एहसान वाली क्या बात है, मैं भी एक माँ हूँ। एक माँ दूसरी माँ को उसके बच्चे से अलग नहीं कर सकती। मधु आज बहुत खुश थी कि अब पिंकी उसके साथ रहेगी।